अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं प्रोफेसर फैसल रिजवान मल। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा पेपर है वो यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब बीएस 4 ईयर प्रोग्राम सेमेस्टर 1 2020 का है। और जो है पेपर है लैंग्वेज इन यूज़ कोड 111 और इसके साथ जो है 1001। लेट्स मूव टू द सब्जेक्टिव पेपर ऑफ 2020। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताता चलूँ कि ये पेपर जो है इसमें ऑब्जेक्टिव भी थी जो है 10 मार्क्स की। और अब जो है 2000 ऑनवर्ड जो है 21 से जो है वो दिया जा रहा है। ये बेसिकली सब्जेक्टिव ओवरऑल दिया जा रहा है। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव वाला सिलसिला जो है ये भी हो सकता है, आप अपने माइंड में रखें। तो लेट्स मूव टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। राइट अ पैराग्राफ ऑफ 120 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। कि आप 120 वर्ड्स जो हैं उन के हवाले से कोई एक टॉपिक जो है वो आप लिख सकते हैं। मसलन फर्स्ट है नॉलेज इज़ पावर, इल्म जो है वो ताकत है। अब यहाँ पे इसका मतलब जो है वो सिग्निफिकेंस ऑफ नॉलेज जो है, एडवांटेजेस ऑफ नॉलेज जो है आप इस पैराग्राफ में लिखेंगे। वैल्यू ऑफ नॉलेज जो है उसकी बात होगी। सेकंड पे है को एजुकेशन। ये टॉपिक जो है टू एस्पेक्ट है। जब आप इस पैराग्राफ को लिखें तो टू एस्पेक्ट्स आपने देने हैं। तो बिगनिंग जो है वो जनरल करेंगे आप कि जो है को एजुकेशन का थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन करवाएंगे कि ये क्या चीज़ है, वर्ड को आप डिफ़ाइन करेंगे। और उसके अलावा इसके जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, और लास्ट पे जो है वो ये है कि ये एक नेसेसरी इवल है और इसके बगैर जो है वो ज़ाहिर बात है अब जो है ये एक चीज़ नामुमकिन है और इसको आपने ओवरऑल एट वर्ल्ड लेवल दिखाना है क्योंकि टॉपिक जनरल है। इसी तरह इंटरनेट है, इंटरनेट को डिफ़ाइन करें और ये भी टू एस्पेक्ट है। इंटरनेट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों जो हैं ख़ास तौर पे एजुकेशन के हवाले से, प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से आप ये दिखा सकते हैं। और डिसएडवांटेजेस जो हैं मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बाद जो है वो साइबर क्राइम के हवाले से, उसके बाद जो है ब्लैकमेलिंग के हवाले से जो है इन चीज़ों को दिखाया जा सकता है। फेक एक बिहेवियर जो है जो इस इंटरनेट से जनरेट हो रहा है उसको आप दिखा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकॉल योर वोकैबुलरी नॉलेज एंड आंसर द फॉलोइंग एडवर्ड्स। डियर स्टूडेंट्स, ये इंतहाई दिलचस्प जो है ये क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट जो है वही क्वेश्चन है कि आप इसके सिनोनिम्स लिखें, लेकिन आप ज़रा नोट करें कि क्वेश्चन किस तरीके से किया गया है कि स्टूडेंट्स को जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। रिकॉल योर वोकैबुलरी, अपनी वोकैबुलरी को आप क्या करें, याद करेंगे एडवर्ड्स के हवाले से। एंड आंसर द फॉलोइंग एडवर्ड्स, और जवाब ने किन का एडवर्ड्स का। एक आम जो है वो स्टूडेंट यही समझेगा कि ये पता नहीं क्या चीज़ है, इनको क्या करना है। तो दैट्स अ वेरी सिंपल, इसको सिर्फ एक ही चीज़ आपने करनी है और वो ये है कि इसके मीनिंग्स जो है वो आपने बयान करने इन वर्ड्स के। द वेरी फर्स्ट इज़ एड्रॉयट। एड्रॉयट जो है ये इसके लिए वर्ड जो है इस्तेमाल होगा स्किलफुल। मीनिंग जो है इसका यानी कि महारत से भरपूर। सेकंड वर्ड है बिबलस, और ये वर्ड तकरीबन जो है एक पास्ट रेफरेंस से इसको यूज़ किया जाता था और ये जो है इस्तेमाल किया जाएगा शराबी के लिए, ड्रंकर्ड के लिए। इसी तरह तीसरा वर्ड है बॉयस्टर। बॉयस्टर का मतलब है टू इम्प्रूव, यानी कि टू मेक स्ट्रॉन्ग। अब किसी चीज़ को बेहतर बनाना, स्ट्रॉन्ग बनाना, अच्छा बनाना जो है इस सेंस में ये है। नेक्स्ट वर्ड है रिडंडेंट। मीनिंग बाय दैट कि जो विदाउट जॉब हो, यानी कि आप ये भी समझ सकते हैं कि विदाउट जो है वो नीड जो है, ये वर्ड इस्तेमाल इस तरीके से भी किया जा सकता है कि जो चीज़ आपसे आपकी ज़रूरत से आगे है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिडंडेंट
ऑन नेसेसरी फॉर अ थिंग जो है, फॉर अ प्लेस जो है, ये भी वर्ड इसके मीनिंग में इसको दिया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ज़रूरी नहीं कि एक वर्ड का है तो उसके लिए आपने एक ही वर्ड लिखना है, पूरी उसकी सेंस भी क्लियर कर सकते हैं। इसी तरह वर्ड है नेक्स्ट क्लॉइस्टर। बेसिकली एक मेहराब वाली छत है, ये उसके लिए इस्तेमाल होता है, और यहाँ पे जो एक कवर्ड पैसेज है इसके लिए ये वर्ड जो है इस्तेमाल किया जाएगा। तो नेक्स्ट वर्ड है डॉक्ट्राइन, वेरी इजी। उसूल को कहते हैं, और इंग्लिश में इसके लिए वर्ड जो है वो आप प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट वर्ड जो है एनविसेज, ये बेसिकली एक वर्ब है, और टू इमेजिन, तसव्वुर करना, बेहतरी के लिए जो है, फॉर फ्यूचर कंसर्न जो है उसके लिए भी ये वर्ड इस्तेमाल होता है। देन है एग्जॉटिक। एग्जॉटिक जो है बेसिकली फॉरेनर को कहा जाता है, गैर मुल्की को कहा जाता है। एक ऐसी चीज़ जो है आप दूसरी कंट्री को भी कह सकते हैं, ठीक है, उस हवाले से, और जो कम जो है वो हो आम लाइफ के अंदर जो है उसके लिए ये वर्ड जो है वो इस्तेमाल होता है। इसी तरह एक वर्ड है नेक्स्ट फ्लिंट्स जो है, फ्लिंट्स वेरी हार्ड स्टोन के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट में जो वर्ड है इसके लिए जो है वो है हमड्रम, और हमड्रम मीनिंग बाय दैट जो है डल है, टीडियस है, जो बड़ा ही उकताने वाला है। तो ये थे डियर स्टूडेंट्स जो हैं गैट वर्ड्स जो हैं, ये 10 मार्क्स के आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, गैट वर्ड्स के हवाले से मज़ीद आपको ये बताता चलूँ कि जो वर्ड्स नाउन यूज़ हो रहे हैं, कोशिश करें उनको जो है वो आप नाउन की सूरत में आप दें। वैसे तो आप किसी सूरत में भी उसका मीनिंग दे सकते हैं, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि जो है ये वर्ड्स जो हैं बेसिकली जो हैं जिस सिचुएशन में कुछ एडजेक्टिव्स हैं, वर्ब्स हैं, ज़्यादातर यही जो है 4-5 कैटेगरी के वर्ड्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब्स है, एडवर्ब्स है, ठीक है, वर्ब्स हैं। तो आप कोशिश करें कि इनके जो आगे मीनिंग लिखते हैं वो भी आपके माइंड में वही होने चाहिए, कि जो आप चीज़ लिख रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि ये इसकी सेंस क्या है। क्योंकि कुछ पेपर्स के अंदर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से भी बात हुई है, तो इस तरह ये आपको आइडिया जो है वो होता जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इमोशनल इफ़ेक्ट एंड रैशनल इफ़ेक्ट इन राइटिंग। आप डिफ्रेंशिएट करें किसको, इमोशनल इफ़ेक्ट को और रैशनल इफ़ेक्ट को राइटिंग में। द वर्ड इज़ राइटिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो पहला तो ये क्वेश्चन है। दूसरा, हाउ द राइटर ऑफ एनी एक्सटेक्ट वुड ड्रॉ वुड नो इफ़ हिज आर हर राइटिंग इज़ इफ़ेक्टिव। तो एक कैसे एक राइटर जो है किसी भी जो भी वो लिखता है उसको किस तरीके से जो है वो उसकी राइटिंग जो है, मेल है और फीमेल है, तो उसकी कैसे इफ़ेक्टिव हो सकती है। तो यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि इमोशनल इफ़ेक्ट और रैशनल इफ़ेक्ट जो है, ये पहले तो इसको आपने डिफ़ाइन करना है कि इमोशनल इफ़ेक्ट क्या है, फिर रैशनल इफ़ेक्ट क्या है, फिर इनका आपने डिफरेंस जो है ऑटोमेटिकली बयान हो जाएगा। तो इमोशनल इफ़ेक्ट ज़ाहिर बात है वो चीज़ें जो इमोशंस को इफ़ेक्ट करती हैं, ख़ास तौर पे जो आपके फ़िक्शन है जिसके अंदर जो है नावल है, पोइट्री है, ड्रामा है, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, ये सारी की सारी जो है वो फ़िक्शन में आती हैं, और फ़िक्शन मोस्टली इमोशनल इफ़ेक्ट का बायस बनती है। और इस तरह रैशनल इफ़ेक्ट में जैसे एक्सपीरियंसेस हैं, आर्टिकल्स हैं, न्यूज़ हैं, प्रोडिकल्स हैं, मेमोयर्स हैं, ये ज़्यादातर जो है ये रैशनल इफ़ेक्ट के हवाले से जो है वो बात होती है। और ये चीज़ जो है वो आपको बताता चलूँ कि वेरी फर्स्ट यूनिट जो है उसमें इन चीज़ों को जो है वो तकरीबन डिस्कस कर दिया गया है। और एक राइटर किस तरीके के साथ जो है वो एक अपनी राइटिंग को, जो दूसरा इसको क्वेश्चन का हिस्सा है, बेसिकली दो क्वेश्चन, इस एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन किए गए हैं। और किस तरह एक राइटर जो है एक एक्सट्रैक्ट का जो है वो जानता है कि किस तरह अपनी राइटिंग को इफ़ेक्टिव बनाना है। तो बेसिकली वो अगर दोनों चीज़ों को अप्लाई करेगा तो मुफीद होगा। इसमें इमोशनल इफ़ेक्ट भी है और रैशनल इफ़ेक्ट भी है। तो ये चीज़ जो है इंटरेस्टिंग है। और अगर ये कहा जाए कि रैशनल इफ़ेक्ट को माइनस कर दिया जाए तो भी जो है वो इतनी बात नहीं बनेगी, और अगर ये कहा जाए कि सिर्फ जो है इमोशनल इफ़ेक्ट को सामने रखा जाए तो भी बात जो है वो नहीं बनेगी। दोनों चीज़ों को साथ जो है वो लेके चलना पड़ेगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर्स का है और इसमें जो है वो जो डिमांड की गई है वो डेफिनेशंस की गई हैं बेसिकली। एक्सप्लेन द वर्ड शुड बी नोटेड, एक्सप्लेन द 4 मेन राइटिंग कैटेगरीज एंड एक्सप्लेन दैम, यानी कि आपने इनको जो है वो आपने पहली बात हुई है कि आपने इनको जो है वो डिफ़ाइन करना है और फिर जो है वो एग्जांपल्स देनी है। यहाँ पे वर्ड एक्सप्लेन से मुराद ये है कि क्योंकि क्वेश्चन 5 नंबर का और 4 जो है वो ये हैं। तो सुने जनाब, जो राइटिंग कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी है। नंबर फर्स्ट इज़ दैट एक्सपोजिटरी राइटिंग। अब एक्सपोजिटरी राइटिंग दूसरे नंबर पे है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और थर्ड नंबर पे है परसुएसिव राइटिंग और नंबर फोर्थ जो है वो नैरेटिव राइटिंग है। तो ये 4 जो राइटिंग्स हैं ये आपके सामने है। पहली आपको बताता चलूँ कि इसमें आपने क्या डिस्कस करना है। एक्सपोजिटरी राइटिंग में एक्सप्लेन और डिस्क्राइब आइडिया, इसमें आपने किसी चीज़ को वजाहत करनी है या आइडिया जो उसको आपने बयान करना है और इसका एम क्या है, रीडर को इन्फॉर्म करना है किसी चीज़ के बारे में, किसी आइडिया के बारे में। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो किन किन चीज़ों में हो सकती है, न्यूज़ में हो सकती है, आर्टिकल्स में हो सकती है, एकेडमिक पेपर्स में हो सकती है, रिपोर्ट्स में हो सकती है। इन चीज़ों में मोस्टली ये चीज़ें जो हैं वो पाई जाती हैं। तो ये है बेसिकली एक्सपोजिटरी राइटिंग कि जिसमें आप कोई आइडिया दे रहे हैं, बात बता रहे हैं रीडर को जो है। तो नेक्स्ट जो है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो है विविड डिटेल है, इसमें इमेजिनेशन का सहारा लिया जाता है और जो है इसका मेन पर्पस होता है कि किसी चीज़ को इस अंदाज से बयान किया जाए कि आर्टिस्टिक पहलू जो है वो मौजूद हो। इसमें जो सेंसरी इमोशंस हैं, ये एक्सपीरियंसेस हैं, वो बड़े अहम होते हैं। इसमें नॉवेल्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में पोइट्री होती है, ड्रामा, शॉर्ट स्टोरीज़ एट्सट्रा, ये चीज़ें जो हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में होती है। परसुएसिव राइटिंग, परसुएसिव मीनिंग बाय दैट, परसू करना, मीनिंग बाय दैट किसी को ताकुब करना, किसी को कायल करना, परसुएट करना जो है। तो टू कन्विंस है रीडर्स को। जब रीडर्स किसी चीज़ को पढ़ें तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी, ज़ाहिर बात है आप जो है वो टेलीविज़न पे या स्क्रीन पे देखते रहते हैं। अब तो वर्ड स्क्रीन ही ज़्यादातर यूज़ होता है इंस्टेड का टेलीविज़न जो है वो सिर्फ यूज़ हो। स्क्रीन में हम देखते रहते हैं, एडवर्टीज़मेंट्स होती हैं, उसके बाद जो है वो प्रिंट मीडिया में भी ये चीज़ आती है। तो उसके अलावा जो है मार्केटिंग है, इसके बाद स्पीचेस हैं, इसके बाद जो है वो मोस्टली प्रोपेगेंडा लिटरेचर जो है उसमें भी ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। तो परसुएसिव राइटिंग के अंदर जो है ये चीज़ जो है ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं जिसमें आप कायल कर सकें। और जो लास्ट नंबर पे है नैरेटिव राइटिंग है। इसमें कोई नैरेटिव राइटिंग मीनिंग बाय दैट आपको स्टोरी बताते हैं, आप कोई स्टोरी या रिकाउंट जो है वो उसको बताया जाता है। तो इसके अंदर जो है नैरेटिव राइटिंग में दोनों चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, फ़िक्शन और नॉन फिक्शन। दोनों एतबार से मकसद क्या होता है कि कोई बात बताई जाए रीडर्स को जो है। और ये किन किन शक्लों में पाई जाती हैं, इनकी एग्जांपल्स क्या हैं, नॉवेल्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, मेमोइर्स हैं, बायोग्राफीज़ हैं। तो यहाँ पे ये एक जनरल चीज़ है। जैसा कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में सिर्फ और जो है वो जो वर्ड यूज़ किए गए ज़्यादातर इमेजिनेटिव इमोशंस और सेंसरी फीलिंग्स थे, लेकिन जो है नैरेटिव राइटिंग के अंदर जो है एक ज़्यादा वसी चीज़ है। इसके अंदर जो है फ़िक्शन नॉन फिक्शन दोनों चीज़ें आ रही हैं और इसमें आप नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज़ जो है बायोग्राफीज़ हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं, मेमोइर्स हैं, डायरीज़ हैं, ये उनके हवाले से सारी चीज़ें इसमें डिस्कस हो जाएंगी। तो ये था क्वेश्चन जो है 5 का जो है वो बी पार्ट 5 नंबर का है। अब लास्ट क्वेश्चन देखें। रीड द फॉलोइंग कम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इसको स्टडी करें कम्प्लेक्स सेंटेंस को एंड एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स, और अपने वर्ड्स में इसको क्या करें, एक्सप्लेन करें। वट सीलाज वाज डूइंग, क्या कर रहा था, एंड वट वाज हैपनिंग टू हिम, और उसके साथ हो क्या रहा था। वो क्या कर रहा था और क्या हो रहा था। तो यहाँ पे अगर हम देखें जी, हम इसको पढ़ते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो इसमें चूँकि जो है वो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो भी ज़्यादा फोकस किया गया है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। इस टॉपिक के अंदर जो है ख़ास तौर पे जो साइलस मार्नर की स्टोरी है उसमें इस जो है वो पॉइंट को जो है वो बड़ा
बड़े अच्छे तरीके के साथ जो है हाईलाइट किया गया है। ये एक स्टोरी है जिसमें वो काम कर रहा होता है और एक बच्चा जो है, बच्ची जो है, छोटी जो है, वो उसके साथ होती है। नाम उसका एपी होता है और इसके अंदर जो है उसकी सारी तवज्जो जो है वो अपने चूँकि काम पे होती है और ये एक समझे कि एक ड्यूटी है, एक स्टेप फादर की रिलेटिंग टू एपी से रिलेटेड है। जो छोटी बच्ची है वो ऐसे गुम हो जाती है, उसको सर्च करता है और जो है वो किस तरीके के साथ उसके साथ ट्रीट करता है और वो किस तरीके के साथ नॉटी बिहेवियर अडॉप्ट करती है। तो डियर स्टूडेंट, चूँकि ये यूनिट नंबर 2 है और इसका टॉपिक जो है वो नेम भी ये एग्जामिनिंग सेंटेंसेस है। तो आप कोई भी यूनिट तैयार करें, उसके जो ख़ास तौर पर टॉपिक है मेन जो है उसको आपने बड़े ध्यान से जो है वो रखना है। इसमें चूँकि टॉपिक के अंदर जो है सिंपल सेंटेंसेस यूज़ किए गए हैं, उसके बाद जो है कोऑर्डिनेटेड सेंटेंसेस जिनको हम कंपाउंड सेंटेंसेस भी कहते हैं उनको भी यूज़ किया गया है, कम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो उनको भी यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर जो वर्ड आपके सामने जो है वो यूज़ हुआ है, कम्प्लेक्स सेंटेंस यूज़ हुआ है। तो इसमें ज़ाहिर बात है कम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो एक अहम तरीन चीज़ होती है जिसमें आप क्या करते हैं कि मुख्तलिफ़ आइडियाज़ जो हैं वो होते हैं और उनके रिलेशनशिप इस तरीके से बनाए जाते हैं, उनको जोड़ दिया जाता है कि वो विदाउट जो है उनके जो है किसी एक के भी जो है वो मीनिंग जो है वो क्लियर नहीं होता। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बड़ा ये वाज़ेह हो रहा है कि साइलस मार्नर जो है वो जो है व्हाट वाज डूइंग कर क्या रहा था एंड व्हाट वाज हैपनिंग टू हिम, उसके साथ हो क्या रहा था। स्टिल दैट मिस डिमीनियर मस्ट बी कमिटेड पुअर साइलस आफ्टर पीपिंग ऑल अराउंड। और ये जो है ना स्टिल मिस डिमीनियर जो है यहाँ पे वर्ड जो है इस्तेमाल हो रहा है कि पूरी अपनी कोशिश के बावजूद जो है वो इस बच्ची को जो है वो क्या करता है, तलाश करता है हर जगह से जो है वो उसको ऑब्ज़र्व करता है और अपने वो जिसको कहते हैं कि उसका ये काम होता है मिसडिमीनियर का। ये बेसिकली जो है ये एक इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखें तो ये एक ऐसा एक्शन है जो कि एक्सेप्टेबल तो नहीं है, लेकिन बहरहाल वो एक मिशन से रिलेटेड इसको जोड़ा गया है। स्टिल दैट मिस डिमीनियर मस्ट बी कमिटेड, एक ऐसा जो है वो अजीबो गरीब सा काम जो है वो हो गया। पुअर साइलस आफ्टर पीपिंग ऑल अराउंड द हैजिस, वो जब वो सारी झाड़ियों से उसे देखता है, झांकता है, द ग्रास में से देखता है, बिगनिंग विद द परटर्ब्ड विजन टू सी एपी, एपी को तलाश करने की हर जगह से कोशिश करता है। बिहाइंड एवरी ग्रुप ऑफ रेड सॉरल, और जो है वो हर जो है वो मतलब मुख्तलिफ पौधे और पत्तों वाली जो है वो सुरख किस्म के जो है वो पत्ते और पौधे होते हैं, वहाँ से भी उसको तलाश करता है। एंड टू सी हर मूविंग ऑलवेज फर्दर ऑफ एज ही अप्रोच, और ऐसे लगता है कि जो ही वो ऐसे करीब जाएगा तो क्या होगा जनाब, जो है वो ऐसे जैसे लगता है कि जैसे वो उसके करीब पहुंच गया। तो यहाँ पे जो है वो बात की गई, इस पर जो है आगे भी अभी बात जारी है। तो इसमें वो जो उसकी सर्च बताई गई थी कि वो कर क्या रहा था, वो असल बात ये कि वो काम कर रहा था और फिर व्हाट वाज हैपनिंग टू हिम, उसके साथ हुआ क्या। ठीक है, तो इस पैराग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली देखा जाए तो वो बेचारा जो वो यही कुछ कर रहा था और ये उसके साथ हो रहा था और फिर उसकी जो तलाश दिखाई गई है, ये बेसिकली जो एक्सप्लेनेशन दी गई है कॉन्टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से दी गई है। अगर आप इसको कुछ स्टूडेंट जो हैं वो जस्ट स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से डील करें तो बात तो बन जाएगी, तो सबसे सेफ पॉइंट भी यही होता है। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे कि ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि इसमें जो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस है सारे व्यू पॉइंट्स को आपस में जोड़ा गया है, तो ये भी ज़्यादा अच्छा होगा और आइडियल होगा। तो इसमें जो 2 क्वेश्चन भी किए गए कि सिला कर क्या रहा था, तो सिला जो है एफर्ट कर रहा था उस बच्ची को तलाश करने की, और उसके साथ क्या हो रहा था, वो परेशान हो रहा था और उसकी कोशिश मज़ीद बढ़ रही थी। ये सबसे ज़्यादा आइडियल हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा पेपर। आप अपनी मुस्तफ़ीद राय जो है वो ज़रूर दें, इख्तिलाफ़ राय का आपको हक़ है।
अब मैंने कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अच्छे तरीके से जो है ना ये 2020 का पेपर जो है वो आपके सामने मैं रख सकूं। इंशाल्लाह अगले पेपर में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।